वेलकम जी आप सब लोगों को कि आप एक लर्निंग इंस्टीट्यूट में आए हैं और सीखना और सिखाना ये ही दुनिया में अल्टीमेटली सबसे बड़ा इल्म को सीखना और फिर इल्म को सिखाना। शेवा पैगंबरी भी यही है और सबसे बड़ा सदका जारिया भी यही है कि इल्म हासिल करें। हुक्म भी ये है फिर उस इल्म को फैलाएं। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हरफ़े आखिर कोई बंदा भी नहीं है। ये दुनिया में जो शख्स आया है वो तालिब इल्म है। वो पैदाइश से लेके कब्र तक वो सीखता है। जिसने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मुझे बहुत आ गया है, उसका सीखने का आलम ख़त्म हो जाता है। तो जिसने ये सोचा ना कि मैं अभी सीख रहा हूँ, तो फिर उसे पता चलता है कि इल्म जो ना वो तो एक समंदर है और मैं उसके बाहर एक छोटा सा ज़र्रा हूँ। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो चूँकि मैंने पिछले कुछ साल गुजारे हैं मोरिंगा के साथ भी, बाकी सुपर फूड्स के साथ भी, इसलिए आज आपके हुक्म पे यहाँ पे हाज़िर हो गया हूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आपको बताऊँ। चूँकि आपका काम सारा नर्सरी के रिलेटेड है, तो आज कोशिश करूँगा कि आज आपको ये हम बताने की कोशिश करूँ कि नर्सरी और मोरिंगा के पौधे जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, फसल के तौर पे कैसे लगाना है और इसकी क्या एहतियातें हैं। इन चीज़ों के मतलब आज बात होगी। बाकी इसकी मेडिसिनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर तो यूट्यूब भरा पड़ा है, मेरा चैनल भी भरा पड़ा है। तो अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए जी हम बात करते हैं जी। सबसे पहले तो ये है क्या जी, मोरिंगा है क्या और उसको मोरिंगा क्यों कहते हैं। मुकामी ज़बान में एक लफ्ज़ सुहांजना आपने सुना होगा। सिंधी उसे सुहांजड़ा कहते हैं, सराइकी भी सुहांजड़ू, ये सुहांजना, ये सारा लफ्ज़ यूज़ होता है। लेकिन उस एक हमारे रवायती जो पौधा है, सदियों से एक वाइल्ड पौधा हमारे इलाके का। अभी आपके लिए एक हैरान कुन एक बात मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ी अहमियत का अंदाज़ा शायद हो जाए, थोड़ी साइंस उसमें आएगी। अभी कोरोना के दौरान आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, कुव्वते मुदाफ़त, इम्यूनिटी। ये बड़ा लफ्ज़ पॉपुलर हो गया। इम्यूनिटी क्या है जी? इम्यूनिटी बढ़ानी है जी। इम्यूनिटी बूस्टर क्या है जी? कोई कुछ बता रहा है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई ये बता रहा है इम्यूनिटी बूस्टर, ये इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बढ़ाए जी। दवाइयाँ कुछ नहीं करती। ये इसको एक दफ़ा हो जाए, कोरोना हो जाए, कोई बीमारी भी हो जाए, अगर आप में कुव्वते मुदाफ़त है तो आप बच जाएंगे, वरना नहीं बचेंगे। अब उसमें आया गया जी, सादा ज़िंदगी, सादा खुराक। और चीज़ें कौन सी खानी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? जो आपके किचन में पड़ी हैं, जो बाज़ार दुकान में प्रोसेस्ड हो गई, उसमें इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, वो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं रहा। वही एक मसाले की चीज़ जो यहाँ इतने खूबसूरत अभी तारिक साहब ने दिखाए हैं, वो मसाला आपके पास ओरिजिनल हालत में है, आप उसका कहवा या इस्तेमाल करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। लेकिन जब आपने उसको घी में भून के करना है, उसका बेड़ा गर्क कर लेना। तो तरीक़ाकार अब आ गया कि तरीक़ाकार क्या मुख्तलिफ है। तो उसमें एक टर्म आई कि दुनिया की वो खुराक कि जो आपके जिस्म के अंदर जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेके पूरे जिस्म में जाती है, तो वो ऑक्सीजन का पूरे एक एक सेल तक जाना बहुत ज़रूरी है। अब साइंसदानों ने आया कार्ड कढ़ी कि जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना वो एक एक हिस्से तक जानी बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब वो कैसे जानी है? सबसे पहले वो कहाँ जानी है? फेफड़ों में। जो लोग सारा दिन लेट उठ के हल्का सा नाश्ता करके दफ्तर में बैठ के फिर टीवी के आगे बैठ के फिर मोबाइल पे बैठ के फिर ऐसे ही सो जाते हैं, उनका जो टोटल फेफड़े हैं वो 1/8 हिस्से से ज़्यादा काम नहीं करते, बाकी फारिग रहते हैं। जो लोग वर्जिश करते हैं, ख़ुद को दिन में कई दफ़ा सांस चढ़ाते हैं, अब मैं लफ्ज़ ये बोलूँगा, जो दिन में कई दफ़ा सांस चढ़ाते हैं, कितना सांस चढ़ाते हैं? 140 उनकी हार्ट बीट हो जाए। 104। नॉर्मल बंदे कितनी होती? 80 से 90। ठीक है, सेहतमंद बंदे 70। एथलीट जो है ना वो इससे भी कम होते हैं, लेकिन आम तौर पे ये 60 से लेके 90 के दरमियान चलती है। आपकी दिन में कई दफ़ा 140 तक जाएगी ना, तो फिर आपके फेफड़े पूरा काम करेंगे, वो ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के एक एक हिस्से में जाएंगे।
एक तो ये कि वर्जिश के बगैर, दौड़ लगाने के बगैर, रस्सी टापने के बगैर, सीढ़ियाँ चढ़ने के बगैर, वेट एक्सरसाइज के बगैर ये नहीं होता। एक तो उसके बगैर ये होना ही नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी जो कि आपको ये कैपेसिटी बढ़ाए। अब वो कैपेसिटी बढ़ाने वाली, ऑक्सीजन को ले के जाने वाली, उसको कहते हैं ऑरेक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये एक टर्म है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि वो ऑक्सीजन को लेके आपके पूरे जिस्म में कैसे जाना है। कुछ खुराक है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, वो लेके जाती हैं। ज़्यादा साइंस तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा सिंपल करूँ। वो लेके जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? उसमें देखा जी कि कुछ चीज़ें जो हमारे घरों में ही है ना, उनमें बड़ी है। मसलन प्याज के अंदर मौजूद है, लहसुन के अंदर भी मौजूद है। फिर ये करते करते पहुंचे, उन्होंने 2 स्टैंडर्ड बना लिए कि सबसे बेहतर ये 2 चीज़ें हैं। वो कौन सी हो गई? एक पालक, क्योंच भुजी पालक नहीं, कच्चे पालक के बेबी स्पिनच, छोटे छोटे पत्ते, वो ये उबले हुए जो हम नहीं खाते, वो वाली पालक और दूसरी ब्लूबेरी। ये 2 स्टैंडर्ड बना लिए उन्होंने कि इनसे बेहतर कोई नहीं। जो नई सुपर फूड या किसी को कहना है वो ये है, ये खाओगे तो आपकी ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इम्यूनिटी बढ़नी। फिर उन्होंने दरियाफ्त किया कि नहीं भाई, कुछ चीज़ें इनसे भी बेहतर है। इनसे बेहतर क्या चीज़ आ गई? फिर आ गया जी जिंजर, अदरक इनसे बेहतर है। अदरक का कहवा पिए, हांडी वाला अदरक नहीं, वो आ गया। फिर आ गया जी कि सिनेमन यानी दारचीनी। दारचीनी के अंदर ये बड़ी कैपेसिटी है कि दारचीनी के बाद फिर उन्होंने कह दिया जी कि यार सबसे ज़्यादा लौंग में है। लौंग ते लाची हैं, किन्ने किन्ने किदी किदी गुआची। फिर लौंग के बारे में आ गया जी कि लौंग से ज़्यादा कोई नहीं चीज़। क्लोव, लौंग के ऊपर आ गया जी, डिक्लेयर कर दिया जी कि लौंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके लेके जाए। फिर साइंस आगे बढ़ी। लौंग के अंदर तकरीबन वो जो उसकी कैपेसिटी है ना, वो आज तक सबसे ज़्यादा निकली, वो तकरीबन 90,000 है उसका यूनिट जो है ना। तो फिर दरियाफ्त हुआ जी एक और चीज़ है जिसके अंदर 1,58,000 कैपेसिटी है उसकी, ऑक्सीजन को आपके जिस्म के अंदर ले के जाने में, और कोई चीज़ उसके निसफ से भी करीब कोई नहीं है। और वो क्या चीज़ है? मोरिंगा ओलिफेरा, सुहांजना के पत्ते। दुनिया की नंबर 1 हर्ब जो डिक्लेयर हुई है कि जिसने आपके पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, वो मोरिंगा है। मैं नहीं मोरिंगा करता। तो ये मोरिंगा जी टॉप में। अच्छा, अब आपके पास मोरिंगा, दारचीनी, अदरक, इलायची, लौंग, और उसमें अगर आप थोड़ा सा वो डाल लें पुदीना के पत्ते भी, ये जो कहवा बन जाता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये सुपर अमेजिंग रेसिपी। बाद में उसमें एक लेमन निचोड़ लें, इससे बेहतर सारी साइंस आपके किचन में आ गई। सारी साइंस घूम के आपके किचन में आ गई, ये कर लें। तो ये मोरिंगा की एक अहमियत थी कि जो मैंने आपको बताई। अब आपके लिए जो सवालात है, सबसे पहले कि मोरिंगा कौन सा, किस्म कौन सी है, मोरिंगा की टाइप कौन सी है, घर में कौन सा मोरिंगा लगाना है, मूलियों के लिए कौन सा लगाना है, पत्तों के लिए कौन सा लगाना है, दरख्त बनाने के लिए कौन सा लगाना है, जानवरों के चारे के लिए कौन सा लगाना है। ये मुख्तलिफ सवाल है जो मैं आपके अब इसका एक जवाब देता हूँ। सबसे पहले, क्या मोरिंगा की कोई वैरायटी है? दुनिया में जो बाकायदा अप्रूव्ड वैरायटी है वो एक ही है जिसका नाम PKM1 है। उसकी सिलेक्शंस PKM2 भी है, अब एक और मोमिक्स 3 भी आई है, लेकिन जो बाकायदा किसी रिसर्च अदारे ने अप्रूव की है वो तमिलनाडु का एक रिसर्च अदारा है जिसने अप्रूव किया है, वो PKM1 है। वही दुनिया में अब सबसे ज़्यादा बिजनेस उसी का है। लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक दुनिया की सबसे बेहतर जो मोरिंगा है, पैदावार में भी, ग़िज़ाइयत में भी, मेडिसिनल वैल्यू में भी, रहीम यार खां के इलाके का हमारा नेटिव मोरिंगा PKM1 से भी कहीं बेहतर है। देसी, वो कहीं बेहतर हर लिहाज से, लेकिन हम उसकी मार्केट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब मोरिंगा की बाकायदा वैरायटी तो सिर्फ एक है। बाकी क्या है कि मोरिंगा
का हर पौधा दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है। साइंस की टर्मिनोलॉजी में क्रॉस पोलिनेटेड है। इसके फूल इस इलाके में अगर 2-3 मोरिंगा लगे हुए हैं ना, तो जब उनके फूल बनेंगे ना तो उनके पोलन उड़ के एक दूसरे को चले जाएंगे और वो आगे मिक्स हो जाएंगे। तो ये मिक्स है। तो अब उस मिक्सचर की वजह से वैरायटी मोरिंगा की कोई भी नहीं है। कोई मोरिंगा की वैरायटी, कोई पूछता जी मैं केड़ा मोरिंगा लगावां, तो मोरिंगा की वैरायटी कोई नहीं है, इवन सिलेक्शन भी नहीं है। ये साइंसदानों की, मेरी भी नलायकी है कि हम अब तक इसकी वैरायटी को, दरख्तों की वैरायटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फसलों की बन जाती है, वो हर साल बनती है, दरख्तों की नहीं बनती, इसलिए वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सिलेक्शन, जब आप पत्तों का एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं कि मेडिसिन, न्यूट्रिशन वैल्यू सबकी मिलती जुलती है, ठीक है, गुजारा हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं जो भी मोरिंगा लगाना है लगा लें। लेकिन फिर भी डिफरेंस है। मसलन अगर आपने फसल लगानी है या नर्सरी बेचनी है मूलियों के लिए, सुहांजने दी मूली का अचार जो बनता है उसके लिए बेचनी है, तो उसके लिए वो मोरिंगा लगाएं जिसकी फली के अंदर जो बीज है ना वो सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर का होता है। तिलों के रंग का जो बीज होगा ना, उसकी फली, उसके जो जड़ है वो नरम होती है, उसके अंदर रेशा नहीं होता। बाकी क्या होगी कि अगर आप काले बीज वाली लगा लेंगी तो उसमें रेशा आ जाएगा, जब दांतों से तोड़ेंगे रेशा दांतों में फंसेगा, उसकी मूली का रेट अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप मूली की फसल के लिए लगाना है तो सफ़ेद बीज बेहतरीन है, और वो सफ़ेद बीज का मोरिंगा फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर इस खित्ते में आम पाया जाता है। दूसरा है कि अगर आपने बीज लेने हैं, आपका मकसद है कि आपने तेल लेना है, तो उस तेल के लिए काले रंग का बीज है वो भी और सफ़ेद दोनों तकरीबन बराबर है। PKM1 इस लिहाज से बेहतर है कि उसकी फली तकरीबन 4 फुट तक चली जाती है, दुनिया की लंबी तरीन फलियों में है। हमारी जो बाकी लोकल फली है वो 0.25 फुट से लेके 1 फुट के दरमियान यहाँ चलती है, लेकिन PKM1 की जो उसकी निशानी ये है कि 3.5 फुट से ऊपर उसकी फली होगी, जो प्योर PKM1 होगा। लेकिन याद रखें PKM1 हाइब्रिड है, उसका बीज आगे यूज़ करेंगे वो सेग्रीगेट कर जाएगा, उसका बीज आगे पौधे बनाने के काम नहीं आता। बस हर दफ़ा आपको नया बीज इंडिया से लेना पड़ेगा, ये मोनोपोली है हाइब्रिड, जैसे बाकी हाइब्रिड की होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि PKM1 का बीज आगे सेल कर देते हैं। वो बेचारा ज़िम्मेदार जो लगाते हैं उनकी बड़ी बेजान सी कमज़ोर सी नर्सरी बनती है। तो कभी PKM1 का बीज खालस अगर है वरना लोकल लगा लें। अच्छा, अगर आपने तेल निकालना है तो वो मैं कहूँगा कि आप लोकल सफ़ेद बीज लगाएं तेल के लिए। किस तरह? PKM1 साल में 400 से 450 फली देता है हमारे इलाके में, ट्रॉपिकल में नहीं। जहाँ इंडिया के इलाके हैं ना, या बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, फिलिपाइन, मलेशिया, वो ट्रॉपिकल इलाके, वहाँ उसकी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 400 से 450 पूरे साल में फली देता है। और जो काला सीड वाला मुर्गा है हमारा, वो कितनी फली देता है साल में? तकरीबन एक ही दफ़ा देता है 1000 से 2000, ठीक है। जो सफ़ेद वाला है, जो सफ़ेद वाला है ना, वो 1000 से 2000। और जो काले वाला मुर्गा है जो कि मुल्तान, रहीम यार खां के इलाके में, वो साल में एक दफ़ा उसने फलियाँ देनी। मई में कितनी फलियाँ देता है? 8000 तक तो हमने गिनी है एक दरख्त, यानी 8000 तक। फिर भी हमसे वो सारा दरख्त मतलब उतारा नहीं गया, इतनी फली देता है। कहाँ? सिर्फ 400। तो लोग अब फलियों के लिए, तेल के लिए इंडिया से 12-12 हज़ार रुपये किलो का PKM1 ला रहे हैं, उसकी साल में 400 फलियाँ लेने के लिए। तो हमारा देसी कितना दे रहा है? कम से कम 8000। मुकाबला ही कोई नहीं, कोई मैच ही नहीं। पत्ते लेने अगर तो खिलाने ना अपने इंसानों को, तो सफ़ेद हरगिज़ ना लगाएं। जो भी खाएगा वो अबाकदा फिरेगा, जानवर भी मुंह मार के पीछे हो जाएंगे। पंजेंट, कसैला टेस्ट बहुत ज़्यादा। सफ़ेद मोरिंगा के जो पत्ते हैं उसका पाउडर बना के अब आप जब उसको खाने की कोशिश करेंगे तो इंतहाई बुरा जायका। उसको कैप्सूल में बंद करके दिया जा सकता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक है। अगर तो कैप्सूल बनाना है या गोलियां बनानी है फिर बेशक सफ़ेद लगा लें, क्योंकि इसके पत्ते बहुत होते हैं, कोई मैच नहीं, इतने पत्ते होते हैं। लेकिन अगर आपने लगाना है आम तौर पे जानवरों के चारे के लिए, फॉडर के लिए और लोगों के खाने के लिए, तो उसके लिए इस तरह का जितना ज़्यादा काले रंग का बीज होगा उतना उसका टेस्ट माइल्ड होगा। ये माइल्ड, जानवर भी खा लेंगे इसको,
इंसान भी आसानी से खा लेंगे। PK1 का टेस्ट भी बहुत माइल्ड है, वो भी बहुत माइल्ड है। ठीक है जी। अब ये वैरायटियों की सिलेक्शन हो गई। अच्छा, तेल निकालना है तो उसके लिए आप बेहतर है कि जो ब्लैक वाला ही लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर है, फली ज़्यादा मिलेगी, फिर उसका तेल निकलेगा, वो अलग बात है। अब ये थी सिलेक्शन। वैरायटी कोई नहीं है, तगड़ा सेहतमंद जहाँ से दरख्त नज़र आता है उसकी फलियाँ लें, वो कर लें, या ट्रस्टेड सोर्स से ले लें। तेल निकालने के लिए दरख्त का फासला कितना होना चाहिए? वो मैं बाद में बताता हूँ, बिजाई का और बाकी सारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं, किस्म के ऊपर तसल्ली हो गई सारी। ओके, अब दूसरा इसका सवाल आना है कि इसको हमने बीजना कैसे है। इसको बीजने के 3-4 तरीके हैं। पहला ज़हन में लोगों के आता है कि इसका स्टेम कटिंग लगा लें, कि मोरिंगा को लगाना कैसे है। ये कलम रवायती तौर पे लगती है हमारी सराइकी बेल्ट में, कि जहां आपने 1, 2, 3 डेरे के ऊपर या घर में दरख्त लगाने हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, गड़ा खोदते हैं और उसके अंदर 4 फुट लंबा एक पक्का टहनी जो है ना, वो उतार के उसमें लगा देते हैं, और उसको 2 हिस्से ज़मीन के ऊपर, 1 हिस्सा बाहर होता है। तो वो उसके ऊपर आमतौर पे ना जहाँ जहाँ काटे उसके ऊपर गोबर लगा देते हैं, पानी लगाते हैं, वो चल पड़ता है। बाहर में भी लगाया जा सकता है, ज़्यादातर बाहर में लगता है, लेकिन इधर भी लगाया जा सकता है। अगर बारिशें काबू में है ना, तो फिर आप बरसात में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल करना चाहते हैं, आपने पूरा एकड़ लगाना है, आपने 1000 पौधे लगाने हैं, 8000 लगाने हैं, 10,000 लगाने हैं, 1 लाख पौधे लगाने हैं, आप 1 लाख गड्ढे खोद लोगे, आप 1 लाख स्टेम कटिंग ले लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये जो स्टेम कटिंग है ना, ये तो होता है कलम लगानी है, जहाँ डेरे में 1-2 बूटे, घर में 1-2 पौधे लगाने हैं, और वो भी सराइकी बेल्ट में, फैसलाबाद में किस्मत से ही चलता है। ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब है ना, यहाँ जो कलम है ना, किस्मत से ही चलती है, सराइकी बेल्ट में चल जाती है, क्लाइमेट का फ़र्क है। अच्छा, तो फिर कैसे लगाएं? अगर आपको पौधा चाहिए यहाँ पे, लोगों ने घरों में लगाना है, तो उनको आप नर्सरी बना के कम से कम 5 फीट की नर्सरी, 4 से 5 फीट की नर्सरी उन्हें दें, वो आराम से चलेगी। अब वो नर्सरी उन्होंने लगा देनी है। वो नर्सरी किसी ने 10, 20, 30 पौधे लगाने हैं, किसी ने अगर इवन एक छोटा सा 1 बीघा या 1 एकड़ बाग भी लगाना है, तो वो कहता है, वो भी मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता। आमतौर पे होता है कि ये आपने चंद पौधे जो लगाने हैं या प्लांटेशन करनी है, एक मुहिम है जी इस स्कूल में, इस इलाके में 100 पौधे लगाने हैं, 200 पौधे लगाने हैं। ट्री प्लांटेशन के लिए नर्सरी बेहतरीन है। ट्री प्लांटेशन के लिए 4 से 5 फुट की नर्सरी सबसे बेहतर, कि वो नर्सरी लें, उस पर ना बीज पे जाएं, ना कलमों पे जाएं, उसके लिए बेहतरीन है। अब ये कि आपने लगाना है मोरिंगा कमर्शियल पर्पज़ के लिए, या चारा बनाने के लिए, या उसके पत्ते लेके खुश्क करके आपने बेचने, साइलेज बनाना है, पाउडर बना के बाज़ार सेल करना है, उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए जी, जो आप लोग को फसल लगानी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीज से लगी। उससे पहले मैं आता हूँ कि आपने नर्सरी कैसे, कब, कहाँ कैसे लगानी है, जो आपका मेन फील्ड है। नर्सरी के लिए आइडियल टाइम है कि आप फरवरी में नर्सरी लगाएं। बेस्ट टाइम है फरवरी में नर्सरी लगाएं। 1 थैली के अंदर 2-2 बीज लगाएं, क्योंकि आम तौर पे जो बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज है ना, वो 50 से 60% होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें चांस है कि अगर एक मिस हो जाएगा तो दूसरा तो चलेगा ना। तो 2-2 बीज लगाएं। बीज कितने लगाने हैं? एक तो भल और कंपोस्ट का बेहतर है कि 50-50% का अगर आप मिक्सचर लगा लें उसमें, और उसमें 1 इंच। अच्छा, ये एक ना थंब रूल है कि बीज जितना मोटा ज़मीन के अंदर उतना ही होना चाहिए। मोटा सा असूल है कि कितना जी, बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, जितना बीज है। बस राई का बीज है, वो ज़मीन के ऊपर ही होना, उसके ऊपर हल्का सा आपने छटा लगा देना मट्टी का। जितना मोटा सीड है उतना ही ज़मीन के अंदर, ये मोटा सा असूल। तो आपने 2-2 बीज लगा देने, और उसके बाद जो नर्सरी है ना, उसको नीचे से आपने सुराख कर देने। ठीक है, 2-3 कम से कम सुराख कर दें। सुराख करने के बाद आप उन्हें एक बेड में रख दें, और कभी ऊपर से पानी नहीं लगाना, हमेशा आपने नीचे से पाइप छोड़ के पानी भर देना उसको। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी पौधा ले लेगा। ये सारी नर्सरी के लिए। कभी नर्सरी को ऊपर से पानी मत लगाएं, पाइप से ऊपर छट्टा मत लगाएं, कभी ना लगाएं। बेड भरें, बस हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जब ज़रूरत बेड भरें।
और बेड में आपके पास निकासी होनी चाहिए। बारिश हो गई है, वो निकासी फ़ौरन पानी निकल जाना चाहिए। ज़्यादातर पौधे जो है ना, उनकी जड़ों की कैपेसिटी जो है ना, वो 12 घंटे से ज़्यादा पानी में खड़े होने की आम तौर पे नहीं होती। उसके बाद उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि आप बारिश हुई फिर बारिश हुई, 2-2 3-3 दिन पानी खड़ा रहे, बहुत सारे पौधे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन मार्टेलिटी हो जाएगी। तो आप बेड ऐसा रखें कि जहाँ ड्रेन हो जाए पानी का, लाजमी ये रखें। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब अगली, ये जो फरवरी में आपने नर्सरी लगाई है ना, ये आपका जो मॉनसून सीज़न है जिसमें पाकिस्तान में बेहतरीन पौधे लगते हैं, तब तक ये 5-5 फुट के आराम से तैयार हो जाने हैं। तो तब आप इसे सेल करें। ट्रांसप्लांटिंग के लिए लोग मई जून में भी लगा लेते हैं, लेकिन आपको पता है उतनी गर्मी में हिफाजत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो आइडियल ये है कि फरवरी में नर्सरी लगाएं, मॉनसून में आप उसको सेल करें। अगर मॉनसून की आपकी नर्सरी दूसरा आप चाहते हैं कि स्प्रिंग सीज़न में भी के लिए भी आपने नर्सरी सेल करनी है, तो वही कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद उसने और नहीं बढ़ना। अक्टूबर तक बढ़ेगा, अक्टूबर के बाद उसकी ग्रोथ रुक जानी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी उसकी ग्रोथ नहीं होनी, रुक जाना उसने। उसके बाद लेकिन आपको हिफाजत करना पड़ेगी। ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है कि जहाँ फ्रॉस्ट पड़नी है, तो जब कोरे 1-2 भी पड़ गए ना, तो उन्होंने, तो उसके लिए बेहतर है कि उसको फिर उन दिनों में आप इसको कवर करके रखें। तो जब कोरे का खदशा हो, हल्का सा पानी लगा दें, कोई धोनी वाला जो भी सिस्टम आपने पहले पढ़े होंगे, सीखे होंगे, वो कर लें, तो उसको वो बचा लें। तो फरवरी तक आपको पौधे नए तैयार हो गए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फरवरी में हमने पौधे बेचने हैं, तो आप सितंबर अक्टूबर में नर्सरी लगाएं, वो नहीं तैयार होगी, वो तैयार नहीं होगी। वो या आप फिर मई जून में लगाएं, मई जून में उसकी नर्सरी लगाएं, वो जाके फरवरी, क्योंकि जो तैयार होनी है ना, वो अक्टूबर तक तैयार हो जानी, उसके बाद उसने बढ़ना नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी कि वो कहते हैं जी कि हम सर्दियों से पहले थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो बाद में वो इतने तक पौधे रहते हैं। और छोटा पौधा जो है ना, वो पहले फ्रॉस्ट में 50% मर जाता है। 50% पौधे जो है ना, छोटे पौधे जो 4 इंच के पौधे हैं, 6 इंच के पौधे हैं, जब फ्रॉस्ट पड़नी मर जाने हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो फ्रॉस्ट काफ़ी सारा बर्दाश्त, पत्ते झड़ भी जाएंगे तो नहीं निकल आएंगे। ग्रीन हाउस में हम फिर भी हाँ नहीं फिर बच जाएंगे। ओपन की बात कर रहा हूँ ना, ओपन में नहीं, ग्रीन हाउस में वो तो आप और कुछ नहीं तो आप कम से कम टनल बना दें। ठीक है जी, ये हो गया नर्सरी का। दूसरा ये कि ये तूत की तरह ना नेकेड रूट भी कोई मसला नहीं। अगर इसको पौधा निकाल के नंगी जड़ भी आप 2 दिन भी बाहर पड़ा रहेगा ना पौधा, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं जाना है तो आप वो थैलियाँ, गमले साथ मिट्टी लगा के, इसकी जड़ को हवा नहीं लगती। जैसे तूत का पौधा होता है ना, वो आप ट्रांसपोर्ट कर लेते, इसी तरह ये भी है। मूली पूरी होनी चाहिए साथ। अगर ज़मीन में आपने लगाया, एक लोग ये भी करते हैं ना कि ज़मीन में लगा के, लेकिन वो लेबर बहुत लगती है ना, कि ज़मीन में लगा के फिर आप पौधे उखाड़ेंगे पानी लगा के, उसमें लेबर बहुत लगती है। लेकिन वो पौधे वो भी चल जाते हैं। अच्छा, वो कैसे पौधे चलते हैं? मूली कितनी होनी चाहिए, जहाँ उसकी वो गंड है ना, उसके नीचे कम से कम 3 इंच की मूली साथ होगी ना, फिर चलने का चांस ज़्यादा है। और ऊपर स्टेम जो है ना, वो भी कम से कम 2-3 इंच होगा ना, तो चलने के चांस ज़्यादा है। तो अगर मूली टूट गई, ऊपर वाला स्टेम टूट गया, तो फिर वो पौधा जाके लगाते हैं तो वो चलने के चांस कम है उसके। तो पूरी मूली होगी तो फिर पौधा चल सकता है। अच्छा, अगली बात कि आपने फील्ड में अगर फसल के तौर पे लगाना है, तो फिर आप मोरिंगा कैसे लगाएं? फसल के तौर पे लगाने के लिए उसके आम तौर पे जो फसल ख़त्म हो जाती है, ज़मींदार फसल ख़त्म कर देते हैं 1-2 साल बाद। 90% ज़मींदार यही करते हैं, मैं भी यही करता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी फार्मिंग शुरू की, खुद करना शुरू किया, फिर जाके ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनी। लोग ये करते हैं कि इसको ना कतारों में लगा दिया, रिज पे लगा दिया, खाली में लगा दिया, 2-2, 3-3 फुट के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद फिर जड़ी बूटी के साथ उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। फिर 100% जड़ी बूटी जीतती है, 100% ज़मींदार हारता है। 100%। मैंने एक भी नहीं ज़मींदार देखा जिसने 2-3 फीट के ऊपर मोरिंगा लगाया हो फसल के ऊपर, और उसकी 3-4 साल तक वो फसल कामयाब रही हो। वो जड़ी बूटी निकाल निकाल के ना, उसका 1 साल में असर होता है, अगले साल वो सारी फसल ख़त्म कर देता है। तो क्या करें उसका फिर तरीक़ाकार जो मैंने किया, वो तरीक़ाकार ये है। आपके पास जड़ी बूटी ख़त्म करने के लिए कौन सा ट्रैक्टर है? बड़ा ट्रैक्टर है
9 फुट वाई वाला, ठीक है, या छोटा है 5.5 फुट वाला, या आजकल हैंड वाला आ रहा है छोटा, वो तकरीबन 2.5-3 फुट का है। ये 3 ही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है कि अगर आप वो एक गधे के साथ वो तरफाड़ी सी बांध के वो करते हैं, अगर वो मैनेज कर सकते हैं, केमिकल नहीं, हाथ नहीं, ये सिस्टम कौन सा है? तो मैंने कौन सा किया है? ट्रैक्टर वाला। 9 फुट फासला रख दिया, बल्कि 9.5 फुट रखा ताकि आसानी से ट्रैक्टर गुजर जाए। अब आप कहेंगे एकड़ में आपने 9 फुट जगह छोड़ दी, 9 साढ़े फुट जगह छोड़ दी। अब सुन लीजिएगा मैंने किया गया। ट्रैक्टर वाले को बुलाया कि पहले 10, कल मेरा एक बूटा ज़ाया नहीं होना चाहिए। खाली सुन के नहीं को कोई नहीं मैं 7 फुट से ला देना, मेरे पौधे ज़ाया हो जाएंगे। ट्रैक्टर ने जितनी जगह से गुजर सके, ये ट्रैक्टर की जगह है 9 फुट, इधर मैंने एक रिजर के साथ खाली बना ली, एक इधर खाली बना ली, एक इधर खाली बना ली। समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? खाली बना दी, एक इधर खाली, एक इधर खाली। अगर तकरीबन 200 लगा ले 1 एकड़ में, 200 का ये वाया है, 200 ये वाया, मोटा सा लगा लेते हैं ना, तो 200 में आप 10-10 में लगा लें, 20 आ गए, 10-10 20, आपकी 20 लाइनें आ गई आपकी, 20 लाइनें, और तकरीबन 200 फुट लंबी। एक मोटा सा आइडिया के लिए, कैलकुलेशन के लिए, 1-1 फुट के फासले पे अंदरली की साइड के ऊपर आपने बीज लगा देना है, बाहर नहीं, अंदर। ये खाली ला दी, पानी लगाने के लिए खाली आपने लगा दी, उसके अंदर 1-1 फुट के फासले पे आपने शोल्डर के ऊपर, शोल्डर सोइंग का पता है ना, शोल्डर सोइंग के ऊपर आपने वहाँ 2-2 बीज लगा दिए 1-1 फुट के फासले पे। अब ये 200 फुट लंबा है, ठीक है, तो कितने पौधे लगे इसके ऊपर? 1-1 फुट के ऊपर 200 है, 400, 400 ज़रा 20 कितने हो गए? 8,000 पौधे। 8,000 पौधे आपको मिलने हैं। अगर आपने डबल करने हैं, अंदर भी लगा दें, बाहर भी लगा दें, तो बाहर वाले थोड़े से छोटे रह जाएंगे, लेकिन वो चलेंगे। वो कितने हो जाएंगे? तकरीबन 16,000 पौधे हो जाएंगे, ढेर पौधे। अच्छा, अब आपने करना क्या है? साल में 3 दफ़ा मैं उसमें रोटावेटर चला देता हूँ। रोटावेटर चल जाता है, एक तिनका नज़र नहीं आता। यही तरीका है जड़ी बूटी ख़त्म करने का, ठीक है। ये आपकी फसल के लिए, ये फसल है आपकी पत्तों के लिए। फासले का पता चल गया कि कितना फासला है, जितना आपके पास ट्रैक्टर है। कोई फिक्स फासला नहीं, 3 फुट से ला लो, 4 फुट से ला लो, 5 फुट से ला लो, नो, जिसमें आपका ट्रैक्टर गुजर सके वही फासला है। छोटा होगा पौधे ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरा तजर्बा है, ज़्यादा पौधे करके उनकी पैदावार इतनी अच्छी नहीं आती। अब आपने करना क्या, ये आपको कितने बड़े नज़र आ रहे हैं, आपने करना क्या है, 2 फुट पे रख के पूरा पौधा काटना है। कभी ऊपर से पत्ते नहीं काटने, नो, कभी ऊपर से पत्ते नहीं काटने। ये नहीं कि ऊपर टहनियाँ काटी, यहाँ से पकड़ा था आराम से। ये आपके पास दरांती है, कोड़ाली है, कटर है, कोई चीज़ है, वो आपने काट देने हैं, वो फेंके जाने, आपने काट के फेंके जाने। दूसरा बंदा पीछे, उसने उसके अंदर से टहनियाँ निकालनी है। बाकी क्यों नहीं छोड़ना, उसके ऊपर कुछ नहीं सही तरह आना। अच्छी पैदावार लेते हैं, ऐसे काटें, नीचे से जो निकलेगा ना उसकी भरपूर पैदावार होगी। और कितनी दफ़ा होनी? अच्छा, ये उसने काटा, वो बाद में हम देखेंगे इसकी ड्राइंग प्रोसेसिंग कैसे करनी, वो आपने काट लिया, काट के फिर आप संभालना कैसे, वो बाद में बात करते हैं। इसको कितने अरसे बाद काटना है? पहला कट आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई मिलना है, अप्रैल में भी नहीं मिलना, ठीक है। मार्च में इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, अप्रैल का महीना होती रहती है, मई में आपको वो कट मिलना है। मई में मिला, दूसरा आपको जून में मिलना है। 2 ही कट लेने आपने। अगर बरसात लेट हो गई, तीसरा ले लें। बरसात में अगर आप पत्ते लेंगे, आपसे खुश्क नहीं होने, जानवरों डालने खुश्क नहीं होंगे, ख़राब हो जाएंगे। बरसात क्या करना है, 2 दफ़ा आप काट लें अच्छी तरह 2 लो ले लें आप भरपूर, उनको आप प्रोसेस कर लें। बरसात का महीना उसको ग्रो करने दें, चलो भाई ग्रो कर, उसे फिर चला जाना 6-7 फुट का चला जाना, 2 महीने में 6-7 फुट 8-10 फुट तक चला जाना 2 महीने में। बरसात ख़त्म हुई ना, अब बरसात हमने 4 दिन पहले शुरू किए थे, लेकिन आज फिर बारिश हो गई, वो पत्ते ख़राब हो गए जो काटे थे, उनको ज़ाया कर दिया हमने। अब ये दोबारा ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला जब मौसम खुश्क होना है, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक
फिर आप 2 दफ़ा ही पत्ते प्रॉपर ले सकते हैं, 2 दफ़ा। तो साल में 4 दफ़ा ही पत्ते ले सकते हैं आप। इंडिया में तमिलनाडु में कितनी दफ़ा पत्ते लेते हैं? 12 दफ़ा। ट्रॉपिकल उनका कंडीशन है और वो 12 दफ़ा। तो अब मुकाबला आपका 12 का और 4 का है। मुकाबला ये है, असल मुकाबला जैसे इंडिया से जो हमारा असल मैच है वो ये है कि उनके तमिलनाडु और केरला दोनों सूबों में वो साल में 12 दफ़ा एक ही मौसम रहता है उनका। हमारे मौसम ही ये है, ठीक है। अगर आपके पास डिह्यूमिडिफायर्स मौजूद हैं फिर आप बरसात में भी ले सकते हैं, फिर आप 6 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन उनका ख़र्चा वो सारा पड़ता है। हो गया जी। अब सर्दियों में मतलब कि आपने वो ले लिया ना, नवंबर में ले लिया, उसके बाद छोड़ दें आप, ठीक है। उसके बाद सर्दियों में लेंगे भी तो आपसे खुश्क नहीं होंगे, ख़र्चा बहुत पड़ेगा, इसलिए वेट करें फिर मई का। सारी सर्दियाँ पड़े रहेंगे, बेहतर है इनको काट दें, नए स्प्राउट करें। जो पड़े रहेंगे पत्ते वो सारी सर्दियों में वैसे ख़राब हो जाएंगे। अब मूलियों के लिए क्या करते हैं? मूलियों के लिए रिज के ऊपर एक बंदा बीज ऐसे फेंकता है, हाथ से केरा करता है, दूसरा उसके पीछे ऐसे मट्टी लगाता है, मुसलसल बीज फेंकते हैं। वो क्यों मुसलसल बीज फेंकते हैं? जितना गाढ़ा होगा कंजस्टेड उतनी उसकी मूली मोटी और लंबी जाती है, जितना स्पेस होगा उतनी मूली की शाखें बन जाती है, उसका रेट कम लगता है, ठीक है। अब वो करते हैं कि पहले वो करते हैं दाब, पहले पानी लगा के जड़ी बूटी बाहर आने देते हैं, उन्हें हल चला देते हैं, 2-2 दफ़ा करते हैं, राउंड अप भी स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बीजना है, बीज के ना प्री इमर्जेंस पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद फिर कम से कम 2-3 दफ़ा हैंड वीडिंग करते हैं फिर, और वो फसल तैयार हो जाती है मूलियों की। वो ये कब लगाते हैं? जब नए बीज आते हैं ना मई में, तो वो उसको जून जुलाई में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक उनकी फसल तैयार हो जाती है। और आमतौर पे अक्टूबर नवंबर में से शुरू कर देते हैं उखाड़ने, जनवरी फरवरी तक उखाड़ के मंडी में वो फेंकते रहते हैं फिर, या जिसके साथ कांटेक्ट होता है उसको मूलियाँ देते रहते हैं। ये मूलियों वाली फसल है। अच्छा जी, अब अगली कि पानी कितना लगाना है। मोरिंगा पानी बहुत मांगता है, बहुत पानी मांगता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है तो पानी भी बहुत है। तो जब खुश्क मौसम है उसमें आपको इसको हर हफ्ते भी पानी लगाना पड़ता है। अर्ली बिजाई की है तो आपको हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी लगाना पड़ता है। बरसात हो गई तो वो आपकी बचत है। सर्दियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। खादें कितनी? जो नर्सरी में अगर आपने कंपोस्ट और भल डाल ली है तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की। जो आपने नर्सरी है, नर्सरी के अंदर लंबी नर्सरी लगाई है तो वहाँ बेहतर है कि DAP का 1 छटा, या जो आजकल आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्स वाला, वो 1 छटा दे दें, वो बेहतर है। अच्छा, जो अब आपने मूलियों के लिए या पत्तों के लिए लेनी है, उनको आपको आम फसलों की तरह मतलब कि 60-40-40 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो पूरा कि आप DAP भी दें, पोटैश भी दें, यूरिया भी दें। जब एक आपने पत्ते ले लिए तो हर पत्ते की फसल लेने के बाद आप यूरिया का 1 छट्टा आपको आधी बोरी वो देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मुसलसल ग्रोथ हो रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई बीमारी भी आती है। दरख्तों के ऊपर तो कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन जब फसल लगाते हैं ना उसमें 2 बीमारियां तंग करती हैं। असल में 2 कीड़े हैं। एक तो टर्माइट आशक है, दीमक आशक है मोरिंगा की, ये फसल ख़त्म कर देती है। तो साल में आम तौर पे जो मोरिंगा उगाते हैं ना, वो क्लोरपायरीफास का 1 दफ़ा उसको स्प्रे कर देते हैं या फ्लडिंग कर देते हैं उसकी ना। वो ना करें। अगर आपके इलाके में दीमक नहीं है तो उसके बगैर गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर दीमक आ गई, आपने उनको प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, पूरी फसल गई। दूसरी जो चीज़ है वो है लश्करी सुंडी, आर्मी वर्म, जाला जो बना लेती है। सिर्फ 3 दिन लगते हैं, पूरी फसल ख़त्म हो जाती है, कोई रिकवरी नहीं है। सबसे ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है आपको लश्करी सुंडी के ऊपर, और उसमें कोराजन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। जो ही आपको नज़र आता है और उसमें जो पौधे इन्फेक्टेड नज़र आते हैं वो काट के वो तो दूर फेंकें बाहर, बाकी कोराजन का स्प्रे कर दें। और कोराजन सेफ़ है। 10-12 दिन के बाद आप उसका पत्ते ना उतारें, कम से कम एहतियातन 15 दिन तक उसके फिर पत्ते ना उतारें, उसके बाद फिर उसके पत्ते उतारें। अच्छा, अब आप आखिरी जो चीज़ ये है कि इसको आपने खुश्क कैसे करना है।
जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ताज़ा पत्तों की तो कोई मंडी नहीं है। एक दिन में ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं, एक दिन में। आप ये नहीं कर सकते पत्ते उतार के तो आप रख लें, चीज़ रख के सकते हैं, फलियाँ रख सकते हैं इसकी, मूलियाँ को महीना को चल जाती हैं, महीना में नहीं 15 दिन तक मंडी में चल जाती हैं, बीज पूरा साल चल जाते हैं। तो अगर ये बीज है ये पूरा साल चलेंगे, ठीक है। फलियों में रखेंगे पूरे साल जर्मिनेशन ठीक रहेगी, जब ज़रूरत है निकाल लें। इनके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मैं बाद में बताता हूँ। अब पत्तों के लिए क्या करना है, पत्तों को आप धूप में खुश्क नहीं कर सकते। जो ही पत्ते आपने लेने हैं उन्हें एक दफ़ा धो लें, धो के रस्सियों के साथ टांग दें किसी कमरे में, बरामदे में, छाँव में, धूप नहीं लगनी चाहिए। एक दिन वहाँ टंगे रहे, उसके बाद अगले दिन या तो आपने टनल बनाई है, टनल, और जिसमें ऊपर ब्लैक कपड़ा होना चाहिए, ग्रीन नहीं ब्लैक, या बरामदा है साफ़ है, नीचे शीट बिछा लें, वो सारी टहनियाँ जो है जो रात आपने किया है उसमें पत्ते झड़ गए हैं तो आप नीचे उन्हें बखेर दें, सिंगल सिंगल तय करके रख दें, ऊपर पंखे चला दें, एग्जॉस्ट चलाओ। एक दिन टंगे रहेंगे, 2 दिन या 3 दिन में वो पत्ते काफ़ी सारे खुश्क हो जाते हैं। 3 दिन के बाद आपने 2 से 3 घंटे के लिए आपको फिर ड्रायर चाहिए, वो लाजमी है। कैबिनेट ड्रायर भी होते हैं, रोटरी ड्रायर भी होते हैं, मुख्तलिफ ड्रायर होते हैं। उस ड्रायर में क्या है कि आपका टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री का होना चाहिए और तेज़ हवा उसकी गुजरनी चाहिए, और वो आपने ट्रेयों के अंदर या रोटेटरी के अंदर वो पत्ते रखें, आपने 2-3 घंटे के लिए रखें। 50 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, 40 से कम का फ़ायदा कोई नहीं है, और बरसात के मौसम में नहीं। उससे क्या होगा, 2-3 घंटों में पत्ते खुश्क हो। खुश्क पत्ते की क्या निशानी है कि पत्ते पकड़े, कर्च कर्च की आवाज़ आए, अब हाथों से ऐसे मले ना तो वो पाउडर बन के गिर जाए, पत्ता ना रहे। अगर वो पत्ते आपस में चुड़-मुड़ रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, उनमें फंगस लग दी, ज़ाया कर दें। अगर वो कड़ कड़ करके टूटें और पाउडर ऐसे करें तो पाउडर बन बन के गिरे, वो उसकी निशानी है। उसको आप पत्तों को आप पॉलीथीन बैग्स में अच्छी तरह एयर टाइट डबल करके रख दें, या फिर ग्राइंड करके पाउडर बना के रखते हैं जहाँ भी आपने मार्केट करनी है। कोई सवाल हो अब आपका तो वो मुझे बताएं। सर ग्राइंड जो करना है उससे हीट से उसकी ग़िज़ाइयत पे असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू कम? देखिए जी, जो घरेलू सतह पे है ना, घरेलू सतह पे तो ये है कि आप हावन दस्ते के साथ उसको करें ताकि वो गर्म ना हो, उसकी क्वालिटी ना ज़ाया हो। कमर्शियल बेस के ऊपर ये आप हाथ से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ग्राइंडर्स की ज़रूरत है, और वो ग्राइंडर ऐसे हैं कि उनके अंदर पानी भी घूमता है या एयर सर्कुलेशन होती, पंखा होता है, या आप थोड़े थोड़े करके करते हो, ज़्यादा हीट अप नहीं होने देते। तो अगर आपने सारी एफ़र्ट करके बाद में ग्राइंडर में वो जला कर रख दिए हैं तो उसकी तो एफिशिएंसी कम होगी उसकी। सर आपने बताया पाकिस्तान में जो है इसकी 4 दफ़ा ले सकते हैं, जबकि इंडिया में ट्रॉपिकल में आपने बताया पड़ा, हालांकि ट्रॉपिकल में तो बारिश भी ज़्यादा आती है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो उनका ये जो तमिलनाडु और केरला का इलाका है ना, उसमें बारिशें होती हैं, टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। ह्यूमिडिटी उनकी ना 50-60 के दरमियान, 40 और 60 के दरमियान होती है। तो उन्होंने टनल्स बनाई बड़ी बड़ी, वो टनल्स के अंदर रखते हैं, वहाँ उन्होंने डीह्यूमिडिफायर भी लगाए हैं और एग्जॉस्ट भी लगाए हैं। तो डीह्यूमिडिफायर लगाए हुए उन्होंने कि जो उसकी मॉइस्चर बाहर निकाल लेता है। तो वो वहाँ हर ज़मींदार ने अपने फार्म के ऊपर बड़ी बड़ी टनल्स बनाई हुई हैं जिसके ऊपर वो ड्राई करते हैं, तो इसलिए उनका चलता है। अगर वो भी पहले उनका नहीं था ये सिस्टम, पहले वो भी ड्राई करने की कोशिश करते थे, ख़राब हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने सिस्टम बना लिया। अच्छा सर, कहते हैं इसका चारा लगाएं तो 35 साल तक आप काट सकते हैं, तो सही? देखिए, जैसे दरख्तों की कैपेसिटी है ना, तो इसी तरह इसकी भी कैपेसिटी फॉर एवर है कि एक दरख्त है, आप कहेंगे, मैं आपको कहूँ कि इसकी टाली की कितनी उम्र है, आप कहेंगे 50, 60, 70, 100, बोर्ड की कितनी उम्र है। मुरिंगा भी ऐसे 100 साल के खड़े हैं। ये दरख्तों की जितनी कैपेसिटी है इसकी भी उतनी कैपेसिटी है, लेकिन जब आप चारा लगाते हैं या बायोमास प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं तो हर साल ये नेचुरल है कि 5-10% पौधे मर जाते हैं, वो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो उतना ही है, बाकी चलता है। लेकिन जब क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बेहतर यही होता है
5-6 साल बाद जाके, 10 साल बाद जाके आप नई फसल लगा लें। मूली से क्या मुराद है? इसकी जो जड़ है ना, जड़, तो वो जैसे उसको मूली कहते हैं। स्वांजने की जो मूली है ना, इसके जो पौधे की जो जड़ है, जब इसका पौधा होता है ना 4-5 महीने का, मतलब 5-6 फुट का पौधा हो गया, तो इसकी जो जड़ है वो इतनी लंबी हो जाती है। तो उसको आप पानी लगा के नीचे उखाड़ देते हैं ना, ऊपर वाला काट देते हैं, तो नीचे जो है ना वो उसकी जड़ है, उस जड़ को मूली कहते हैं। तो सही है, मतलब एक जो टाइप है इसकी, एक ही पर्पस के लिए लगा सकते हैं? नहीं, ऑल पर्पस, सारे पर्पस हो सकते हैं ना। एक मतलब हाँ, सारे पर्पस हो सकते हैं ना। उसी की आप मूली भी ले सकते हैं, लेकिन जब मूली ले लेते हैं ना, पौधा ज़ाया हो गया, वो ज़ाया हो गया ना फिर। लेकिन उसी सीड को आप दरख्त बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को आप चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बताया कि पर्पस आपका क्या, उसके मुताबिक बेहतर है कि सिलेक्शन डिफरेंटली करें उसकी। अच्छा सर, बीमारियों से बचने के लिए इसको फसल की तरह ना लगाएं, ऐसे लगा रहे हैं जैसे दरख्त होते हैं मिक्स करके, तो इम्यूनिटी इनकी बढ़ जाएगी, क्या ख्याल है? देखिए, वो अगर आपने घर में लगाए हैं ना 2-4 दरख्त, तो उनमें आमतौर पे बीमारी नहीं आती है ना, वो ठीक, उसमें नहीं आती। लेकिन जब फसल के तौर पे लगाना है, बार बार काटना है ना, वो बायोमास है, तो उसके ऊपर फिर बीमारियाँ कीड़ा आती हैं। तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए नहीं रख सकते? फॉर एग्जांपल अगर हम इसे अपने घर में एज अ लैंडस्केप लगाते हैं, तो जो हमारा रीजन इसमें तो आपने बताया फ्रॉस्ट की वजह से वो डेड हो जाता है, तो वो तो फिर आई थिंक 2 साल से ज़्यादा निकलेगा नहीं अगर उसके ऊपर कवर लगाया। नहीं, चलता कुछ नहीं, दरख्त को कुछ नहीं कहते फ्रॉस्ट। नहीं, वो बड़ा तो होगा ना, जब बड़ा होगा तो फ्रॉस्ट उसमें तक नहीं, कुछ नहीं कहती, बड़े को फ्रॉस्ट कुछ नहीं कहती, छोटे पौधों को फ्रॉस्ट डैमेज कर। कवर करके रखना है। हाँ, एक दरख्त बड़ा दरख्त बन के ज़मीन के अंदर लग गया ना, दरख्त ज़्यादा पत्ते झड़ जाएंगे, नहीं निकल आएंगे। दूसरा इसका ये सारा साल पत्ते फेंकता है, कोई एक टाइम नहीं इसका पहले, लेकिन एक वक्त आता है कि पूरा पौधा फलियों से भर जाता है, तकरीबन अप्रैल मई में ना, पत्ता ही नहीं नजर आता, सिर्फ फलियाँ होती हैं। फलियों वाला पौधा होता है, ये कितना फासला से लगाना होता है? फलियों वाला पौधा, हाँ जी, जो आपने ये बीज के लिए फलियों के लिए लगाना है ना, वो आपने लगाना है इस तरह, आपने खेलियाँ बना के ना, जैसे वो लगाई, लेकिन वहाँ आपने पौधा लगाना है 10-10 फुट के ऊपर, और दरमियानी फासला 6 फुट, या वही दरमियानी फासला 10 फुट रख लें कि ताकि ट्रैक्टर गुजर सके। पौधे का पौधा फासला 6 फुट, यानी 10 × 6, वो 726 पौधे बनते हैं 1 एकड़ में। और उन्हें हर साल जब आपने फलियाँ लेनी ना, उन्हें हैवी प्रूनिंग कर देनी, बड़ा नहीं होने देना दरख्त को बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक लाइन में लगाए हुए हैं, कुछ पौधों को तो हम नीचे से 2 फुट पर काट देते हैं उससे पत्ते लेने के लिए, और 10 फुट के बाद यानी 6 फुट के बाद हम उसको बड़ा बनाना देते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स।